हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टैट्स, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बेटा इस पार्ट में हम लोग टैबुलर और टैक्सुलर प्रेजेंटेशन को बहुत ही शानदार तरीके से फटाफट कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस exhibition of the data in such a dear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। भैया डाटा को इस तरीके से दिखाना है जिससे वो अट्रैक्टिव भी लगे और बहुत प्यारा भी लगे, जिसको हम आसानी से समझ सके और फर्दर एनालाइज कर सके। जब आप डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, उसी को बोलते हैं क्या? प्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए, देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अलग अलग फॉर्म होती है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। जो मेनली जो होती है कौन सी होती है बेटा? टैक्सुलर, टैबुलर और डायग्रामेटिक। तीन तरह की होती है। इस टॉपिक में हम लोग टैक्सुलर और टैबुलर को कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले टैक्सुलर प्रेजेंटेशन। बेटा टैक्सुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? यहाँ पे हम डाटा को टैक्स की फॉर्म में ही शो करते हैं। अरे बस समझ में? तो डाटा is presented in the taxular presentation as a part of the text or a part of the description of the subject matter of study। जो चीज हमें स्टडी करनी है उसका एक पार्ट ले लिया, वो भी कैसे ले लिया? टैक्स की फॉर्म में। उसी को स्टडी करके हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डाटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं डाटा, उसको पढ़ के, उसको रीड करके। आ रही बात समझ में? क्लियर? इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। जब क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट वेरी लार्ज, जब क्वांटिटी ज्यादा नहीं है ना, तो आप लोग टेबल वगैरह का यूज नहीं करते, आप सीधा डाटा का जो एक्सट्रैक्ट है वो दिखा देते हो। उससे अपने आप सामने वाला बंदा जो है उसको स्टडी करके समझ जाता है। बट ये वाला मेथड केवल कब यूज होता है? जब डाटा बड़ा नहीं है, लिमिटेड डाटा है। अरे बात समझ में? तो क्लियर हुआ? जब भी आप डाटा को टैक्स की फॉर्म में ही दिखाते हो, ठीक है, वो होता है हमारा टैक्सुलर प्रेजेंटेशन। और ये यूजफुल कब है? जब डाटा क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। सुटेबिलिटी, बेटा मैंने आपको बताया ये मेथड सुटेबल कब है? ये मेथड सुटेबल जब है जब आपके पास जो डाटा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, डाटा इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है बेटा। A small volume of data is presented as a part of subject matter study become useful supportive evidence to the text। सिंपल सी बात है, अगर छोटा डाटा है तो आप उसके लिए आपने सब्जेक्ट मैटर का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है तो बहुत यूजफुल है, बहुत बढ़िया है। बट अगर डाटा बहुत ज्यादा है तो वहां पे ये मेथड यूज नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? क्लियर? अच्छा देखो एक एग्जांपल दो। दस रेदर देन सेइंग दैट द प्राइस ऑफ गोल्ड इज स्काई रॉकेटिंग। हम ये बोलते हैं कि प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ रहे हैं, है ना। ये बोलने से अच्छा है मैं क्या करूं, एक स्टेटमेंट दे दूं जिसमें मैं बताऊं कि प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो 50% बढ़ गए हैं 18 से 19 में। कितने बढ़ गए हैं? 50% बढ़ गए हैं। जब मैं इस तरीके से डाटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, किसमें? टैक्स की फॉर्म में, तो ये डाटा ज्यादा यूजफुल हो गया हमारे लिए। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब कमी क्या है इसकी बेटा? इससे सबसे बड़ी कमी क्या है कि बेटा वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर quantitative fact about a phenomenon become evident। भाई देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डाटा तो बहुत थोड़ा सा होगा ना पूरे टेक्स्ट में, और पूरे टेक्स्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको डाटा मिलेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ठीक है ना। और हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता पूरी तरह से पूरे टेक्स्ट को पढ़ने में, ये कमी है, ठीक है बेटा। अ पिक्चर सेट ऑफ बार शोइंग एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड सडनली क्वाइट इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। अब पूरा डाटा पढ़ने की जगह किसी को अगर आप एक बार चार्ट बना के दे दो या पिक्चर बना के दे दो, ठीक है ना, तो उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो है वो इतना रीड करना पसंद नहीं करते। दे वांट कि भाई क्विक ग्लैंस में ही मुझे पता लग जाए कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे पूरा रीड करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। आपको डाटा के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन।
टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में बोले, जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और टेबल क्या होती है, रो और कॉलम, राइट। चलो रीड करते हैं। A statistical table is a systematic organization of data in column and row. जब भी आप डाटा को प्रेजेंट करते हो किसमें, रो और कॉलम की फॉर्म में, तो वो क्या होता है आपका टेबल हो गया, ठीक है। वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, रो होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब टेबल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला आता है टेबल नंबर। बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपको बाद में एक पर्टिकुलर टेबल सर्च करनी है, तो क्या है, सर्च करोगे दोबारा सब कुछ पढ़ते रहोगे, नहीं ना, एक नंबर उसको अलॉट कर दो, जिससे आपको जब भी वो टेबल चाहिए, ठीक है, आप उसका रेफरेंस हर जगह पे लिख सको, ठीक है, उसको बोलते हैं टेबल नंबर। टेबल नंबर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगला टाइटल, बेटा टेबल किस टॉपिक को इंडिकेट कर रही है, किस बारे में है वो टेबल, वो बताओगे ना, वो कहाँ पे होता है बेटा, टाइटल में। और टाइटल को हमेशा आपको बोल्ड लेटर में लिखना है, एक अच्छा टाइटल बहुत जरूरी है, जिससे कि जो जो रीडर है, ठीक है, उस टेबल का वो अट्रैक्ट हो, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलिए इसके बाद आता है हेड नोट। कभी कभी ना जो टाइटल होता है ना बेटा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको, हेड नोट की वजह से, आई बात समझ में। हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, जो इंफॉर्मेशन टाइटल में दी गई है उसको कंप्लीट करता है, क्योंकि टाइटल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, आई बात समझ में। चलिए शाबाश। इसके बाद आता है हमारे पास स्टब्स। स्टब्स क्या होता है बेटा, ये जो आपकी रो होती है ना बेटा, उसका टाइटल होता है। तो आप रो प्लॉट करते हो, उसका कुछ ना कुछ टाइटल तो दोगे ना, तभी तो डाटा उसको डालोगे रो के अंदर। ऐसे ही जो कॉलम का टाइटल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्शन, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब आता है बॉडी या फील्ड, जो आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हो वो होती है आपकी बॉडी या फील्ड, जो आपकी सारी सेल्स के अंदर आप फिल करते हो, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बेटा आप क्या करते हो ना, जब भी डाटा प्लॉट करते हो तो वो ये तो लाख में होगा, थाउजेंड में होगा, करोड़ में होगा, अब उतने तो लिखते नहीं रहोगे ना आप उसे, 2 करोड़ बार बार लिखते रहोगे इसका डाटा, नहीं ना। आप क्या करते हो उस टाइम पे, ऊपर ही लिख देते हो कि ये जो डाटा है वो इन करोड़ है, इन लाख है, तो वो होती है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। चलिए अगला आता है फुट नोट। फुट नोट में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, टेबल के बारे में, जो आपको प्रोवाइड करनी है, वो आती है किसमें, आपकी फुट नोट में, ठीक है। फुट नोट आर प्रोवाइड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द लीडर, रीडर की क्लैरिफिकेशन के लिए होता है बेटा, ठीक है। ये इंक्लूड करता है जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, जो रीडर को चाहिए उन सबको इंक्लूड करता है, बताता है टेबल के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है बेटा, ये हेल्प करता है रीडर को। चलिए अब एक पॉइंट रह गया मेरा वहां पे, वो था सोर्स, कि भैया टेबल कहां से ली गई है, आपको वो बताना जरूरी है। आई बात समझ में, अगर आपने टेबल खुद बनाई तो वेल एंड गुड, अगर आपने कहीं से पिक करी है टेबल तो आपको उसका सोर्स दिखाना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास, ये देखो, ये आपका टेबल नंबर, टाइटल, ये आपका हेड नोट आ गया, ठीक है, ये आपका रॉ की हेडिंग आ गई, और ये आपकी कॉलम की कैप्शन आ गया आपका, ये आपकी सारी बॉडी, ये आपका फुट नोट, और ये आपका सोर्स, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक अच्छी टेबल कौन सी है, और एक अच्छी टेबल बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी टेबल में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। पहला फीचर, टाइटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कंपैटिबल टाइटल होना चाहिए आपकी टेबल से, जो मिलता जुलता हो, ठीक है, जो आपकी टेबल को ठीक से डिफाइन करे। अगला कंपैरिजन करना पॉसिबल हो, बेटा हम मेनली टेबल बनाते ही क्या है, आपने भी देखा होगा, हम लोग जब भी आपको पढ़ाते हैं हम बताते हैं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ना आप टेबल की फॉर्म में लिखना, क्योंकि उससे ना डिफरेंशिएट करना आसान होता है, हाँ या नहीं, है ना, कंपेयर करना आसान होता है, तो कंपैरिजन पॉसिबल हो पाए, ठीक है, इस तरह आपको टेबल बनानी है, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ईच आइटम आर टू बी कंपेयर्ड विद द अदर इन द प्लेस इन द कॉलम और रो। हमें दिमाग में रखो कि भैया इस आइटम को उस वाले से कंपेयर करना है, ठीक है ना, टेबल ऐसे बनाओ कि कंपैरिजन जो है इजीली हो पाए। अगला स्पेशल एम्फेसिस, मतलब जो भी आइटम इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है, आपको उस आइटम को अलग से इंडिकेट करना है, ठीक है ना बेटा, आ रही बस समझ में, टेबल में ध्यान रखना है आपको इस चीज को, क्लियर। चलिए और टेबल का साइज ना आइडियल होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू डिटरमाइन आइडियल साइज ऑफ अ टेबल अ रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन, पहले एक रफली बना के देख लो, ठीक है ना, उसके बाद अपनी फाइनल टेबल को फॉर्म करो, अदरवाइज अगर टेबल का साइज छोटा बड़ा रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर बेटा। चलिए तो जब आप रफ बनाओगे ना, सबको आइडिया मिल जाएगा कि कितने रो लिखने हैं, कितने कॉलम रखने हैं, ठीक है ना, ये आपकी मेन टेबल में गलती नहीं होगी। स्टब, द रो आर वेरी लॉन्ग, अगर रो बहुत
आपकी लंबी है रो जो है, तो स्टब में बी गिवन एट द राइट साइड ऑफ द टेबल, तो स्टब जो उसकी हेडिंग है उसको राइट साइड में दे दो अगर रो बहुत लंबी हो जा रही है तो, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ जीरो। जीरो का मतलब क्या है, जैसे आपने ना बच्चों के मार्क्स की आपने टेबल बनाई, ठीक है, तो उसको जीरो का मतलब होता है कि बच्चे के जो मार्क्स है आउट ऑफ 10 मान लो जीरो आए हैं, अरे बस समझ में, तो जीरो का मतलब है कि वो नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आप जीरो की जगह NA या हाइफन नहीं लगा सकते, इसका मतलब है कि डाटा अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, या हाइफन लगाया इसका मतलब डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, आई बात समझ में। चलिए अगला है हमारे पास हेडिंग। हेडिंग जो देनी है वो बेटा सिंगुलर फॉर्म में देनी है, हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग मस्ट बी गिवन इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। और कॉलम वाली जो हेडिंग होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पूरी चीज को इंडिकेट करे। एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना, एब्रीवेशन यूज नहीं करनी भैया, जो आप एब्रीवेशन यूज कर लो क्या पता सामने वाले बंदे को ना पता और वो उस चीज को गलत समझ ले, ठीक है, तो एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना, क्लियर। डिट्टो यूज कर रहे हो, डिट्टो डिट्टो होता है, इस सब चीजें यूज नहीं करनी है आपको। फुट नोट देना बहुत जरूरी है, जब भी जरूरत है फुट नोट प्रोवाइड करो, जिससे कि जो आपका रीडर है उसे क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बेटा, क्लियर। यूनिट, जब टेबल होती है जिसमें जो यूनिट आपने लिया उसको आपको इंडिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कॉलम के ऊपर यूनिट को हमेशा इंडिकेट करना कि भैया हेक्टर में है, टन में है, ठीक है, टोटल करके दो दो टेबल का तो अच्छा रहता है, तो ग्रैंड टोटल दे दोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है रीडर को। परसेंटेज और रेशियो में अगर आपने टेबल दे दी तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, अरे बस समझ में, क्योंकि आपने उसका और इंफॉर्मेटिव बना दिया, अब एनालाइज करना और आसान हो गया उसे। अप्रोक्सीमेशन, कुछ अप्रोक्सीमेट फिगर जो है आप टेबल में यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बट कितना आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो आपको नोट करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो टॉप ऑफ टेबल पे आप हेड नोट में लिख सकते हो कि भैया हमने अप्रोक्सीमेट इतना लिया है, इंडिकेट कर दो उसे। सोर्स ऑफ डाटा, कहाँ से आपने वो टेबल ली है वो आपको फुट नोट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फुट नोट के नीचे लिख दोगे आप, ठीक है ना। यूनिफॉर्मिटी, फिर ध्यान रखना जो साइज ऑफ कॉलम होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कॉलम का साइज आपने रखा हुआ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन, कॉलम मस्ट बी डिवाइडेड टू डिफरेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द डाटा। कॉलम को कैसे डिवाइड करोगे, डाटा की सिमिलरिटी के हिसाब से, ठीक है। स्पेस का सही इस्तेमाल करना है बेटा, अरे बस हमें जो आपके पास प्रोवाइडेड टेबल बनाने के लिए उसको ठीक से इस्तेमाल करना है आपको, जिससे कि टेबल पूरी तरह से आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। तो काइंड ऑफ टेबल में हमारे पास हम तीन बेसिस पे टेबल को ड्राइव करते हैं। पर्पस के बेसिस पे दो तरह से होता है, जनरल और स्पेशल। ओरिजिनलिटी के बेसिस पे ओरिजिनल और ड्राइव, और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, करके स्टडी करते हैं सबको, ठीक है बेटा। चलिए तो पहला आता है हमारे पास पर्पस के बेसिस पे। पर्पस के बेसिस पे क्या है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस टेबल क्या होती है, जो जनरल यूज में होती है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने ये टेबल नहीं बनाई, आ रही बस समझ में। ये टेबल होती है, ये डाटा बैंक की तरह काम करती है, किसके लिए, रिसर्चर के लिए, जो अलग अलग स्टडी के लिए वो इसको यूज कर सकता है। एक पर्टिकुलर स्टडी के लिए नहीं बनाई आपने, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाई, ये हर पर्पस में आपकी यूज होगी, किसके, रिसर्चर के। आई बात समझ में, कोई डाउट। दिस टेबल टिपिकली अटैच टू द ऑफिस रिपोर्ट, ऑफिस रिपोर्ट हो गई या फिर सेंसस रिपोर्ट होती है इंडिया की ना, उन सब में ये टेबल होती है हमेशा, इसलिए इसको रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। लोग जो है अपनी टेबल मेनली इन टेबल के रेफरेंस से बनाते हैं, ठीक है। अगला स्पेशल पर्पस, वो टेबल जो आपने अपने पर्टिकुलर पर्पस को माइंड में रखते हुए बनाई है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्पेशल पर्पस, ठीक है बेटा। ये छोटी टेबल होती है, ठीक है ना, और ये केवल उस प्रॉब्लम से डील करती है जो आप स्टडी कर रहे हो, उसके लिए तो आपने ये बनाई है ना, आई बात समझ में, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आया बेटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी के, ओरिजिनलिटी के हिसाब से क्या, ओरिजिनल टेबल जो आपने खुद बनाई है, अरे बात समझ में, वो डाटा जो आपने खुद इकट्ठा करके टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है वो ओरिजिनल टेबल है। और ड्राइव टेबल जो आपने, किसी और ने जो डाटा इकट्ठा कर रखा था, किसी और ने जो टेबल बना रखी थी, उस टेबल को आपने ड्राइव किया है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं, आई बात समझ में। अ ड्राइव टेबल प्रेजेंट डाटा दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इज ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म से आपने ट्रांसफॉर्म करा है उसे। इन दिस टाइप ऑफ डाटा, डाटा इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियो और परसेंटेज बिफोर बिगिनिंग प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंट करने से पहले आपने उस डाटा को जो ऑलरेडी टेबल में इकट्ठा था किसी की, आपने उसको यूज किया और उसे परसेंटेज रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल वर्ड में ओरिजिनल टेबल जो आपने खुद बनाई है, ड्राइव जो आपने कहीं और से ली है, ठीक है बेटा। चलिए अब कहीं और से लिया और मॉडिफाई किया है उसके अंदर, ठीक है। टेबल अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। एक है सिंपल, सिंपल टेबल मतलब क्या होती है, जो केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगी, जैसे क्लास दे रखा है उसको कितने बच्चे हैं, तो केवल ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है कि अलग अलग क्लास में कितने बच्चे हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है बेटा,
जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी क्या है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को और उसको आगे डिवाइड कर रहा है किसमें, बॉयज और गर्ल्स में। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कौन सी होती है, यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहले तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद एक और पार्ट हमने उसको किया कि रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने हैं। तो तीन तरीके से क्लासिफाई किया। पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा उनके सेक्स के हिसाब से कि भाई बॉय है या फिर गर्ल है, और तीसरा वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब आता है मैनीफोल्ड। जब तीन से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड। जैसे यहाँ पर देखो, पहला तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा बॉय है या गर्ल है, फिर तीसरा रूरल है या अर्बन है, चौथा मैरिड या अनमैरिड। जब तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप टेबल बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, मैनीफोल्ड टेबल। क्लियर बेटा? चलिए अब तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, अब जो है ना चार तरीके से और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। पहला आता है क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, तीसरा टेम्पोरल और चौथा सेपियल, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास क्वालिटेटिव। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्वालिटी के बेसिस पे करते हो। जैसे आपने पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल है कितने फीमेल है, उनके सेक्स के हिसाब से आपने क्या कर दिया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या उनकी क्वालिटी है। क्लियर? दूसरा क्वांटिटेटिव, नंबर के हिसाब से, ठीक है। जब भी आप नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करोगे तो क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव। 20 से 30 कितने बच्चों के नंबर आए, 3 बच्चों के। 30 से 40 कितनों के आए, 7 के। 40 से 50 कितने आए, 12 के। जब भी आप नंबर के हिसाब से क्लासिफाई करोगे तो होगा क्वांटिटेटिव। क्या होगा, क्वांटिटेटिव। और जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से करोगे, ठीक है, मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। क्लियर? चलिए इसके बाद है टेम्पोरल। नाम से क्लियर है, टाइम के बेसिस पे कि भैया 2015 में कितनी सेल हुई थी, 2016 में, 17 में, टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई आपने करा है, टेबल बनाई है, ठीक है बेटा। कोई डाउट? चलिए अगला है हमारे पास स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये वो क्लासिफिकेशन होती है जो प्लेस और लोकेशन के बेसिस पे होती है, ठीक है बेटा। जैसे यूएसए में कितने स्टूडेंट हैं, 50,000। यूके में कितने हैं, 15,000। जापान में कितने हैं, 5,000। रशिया में कितने हैं, 2,000। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, 7,000। तो मतलब यहाँ पर प्लेस के हिसाब से आपने क्या करा, टेबल को फॉर्म किया है। कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो अब आता है हमारे पास मेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन की कुछ मेरिट्स है बेटा। इसमें पहली आती है हमारे पास सिंपल ऑफ ब्रीफ प्रेजेंटेशन। सिंपल होता है बिल्कुल, टेबल की फॉर्म में जब भी आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या हो जाता है, वो सिंपल हो जाता है और ब्रीफ हो जाता है। बहुत शॉर्ट में आप चीजों को ज्यादा चीजों को कवर कर लेते हो, ठीक है। टैबुलर प्रेजेंटेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा इज प्रेजेंटेड इन कंसाइज मैनर, छोटा कर दिया जाता है उसको जिससे वो इजिली समझा जा सके। चलिए अगला, कंपैरिजन करना बहुत इजी होता है, राइट। हम टेबल जब भी बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि वो कंपैरिजन करना इजी हो पाए, ठीक है। तो टेबल देख के आप दूसरे के बीच में कंपेयर कर सकते हो। इजी एनालिसिस, एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। डाटा को एनालाइज करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आ रही बात समझ में? अगर आपने डाटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आप उसे इजीली समझ सकते हो और आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और कोरिलेशन वगैरह, मतलब फर्दर एनालिसिस भी आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। अगला, हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। जो डाटा है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के बेसिस पे तो आप क्लासिफाई करते हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इससे क्या होती है, हाईलाइट हो जाती है। अरे बस समझ में? tabulation emphasize the characteristic of data, making it easier to remember and interpret historical fact। historical fact को याद रखना और इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो उसकी हाईलाइट कर देते हैं हम लोग किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगला, इकोनॉमिकल। टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है, तो इससे टाइम तो सेव होता ही होता है और स्पेस भी आपका काफी सेव होता है, ठीक है बेटा। दैट्स इट अवर टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओ, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक हम बिल्कुल इस तरीके से आसान वे में पढ़ते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करके। बहुत मजा आएगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के लिए आपका भाई है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।